ट्रायल जरूर है, इसका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा चलो बस हो गया। लास्ट हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था, इंटरफेरेंस के टाइप्स पढ़ लिए थे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, सोर्सेस पढ़ लिए थे, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, YDAC पढ़ लिया। आज हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस निकालेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेडिंग भी डाल लो सीधा, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Conditions for constructive and destructive interference। आज की क्लास में तुमको कुछ समझना नहीं है, केवल मैथ चलने हैं बस। मैथ चलेगी, एक तरफ से मैं वेव इक्वेशन बनाऊंगा, मैथमेटिकल उसको लिखता चला जाऊंगा, जहां पे ना समझ में आप बताते रहना कि सर समझ में यहाँ पे नहीं आया। मान लो दो वेव्स है हमारे पास, कितनी वेव्स है? दो वेव्स है। पहली वेव इक्वेशन है y1 इक्वल a1 sin ओमेगा t, दूसरी वेव इक्वेशन है y2 इक्वल a2 sin ओमेगा t। अब कुछ ना कुछ स्पेस मान लो, स्पेस मान लो पाई है, मान लिया? हाँ या ना बोलो। A1 A2 क्या है? दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स। y1 y2 का इनकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ये बात तो तुमने AC में पढ़ी है, SHM में पढ़ी है, SHM की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, y इक्वल a sin ओमेगा t। याद आ रही नहीं आ रही? आ गई। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? y1 plus 1 y इक्वल y1 प्लस y2 होता है। लिख दिया, डायरेक्ट ऐड करो। y इक्वल a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस पाई। y इक्वल a1 sin ओमेगा t, a2 अपनी जगह। सब मैथ तो कोई बायो का भी है, तो बायो का है बेटा समस्या। sin a प्लस b का माना बताओ। मैथ वालों को पता होगा, बायो वालों को समस्या है तो मेरा रट लेना, हम रट लेगी तो फिर आप सबको चिंता मत करो। sin a cos a plus रटने बेटा चमत्कार का पता है क्या होता है? कोई नहीं, चमत्कार का तो पता है ना क्या होता है रटने में, तो रटना मत, समझ के करना। हाँ जी भैया, sin a प्लस b का माना बताओ। sin a cos b plus cos a sin a, बहुत बढ़िया। sin a cos b प्लस cos a sin, सही है? a2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t cos phi, a2 cos ओमेगा t sin phi। इन दोनों में क्या कॉमन है? sin ओमेगा t। तो a1 प्लस a2 cos phi sin ओमेगा t, a2 sin phi पे रेगुलर बताऊंगा क्यों, cos ओमेगा t। अब बेटा मुझे बनाना है sin a प्लस b दोबारा। sin a प्लस b अगर मुझे दोबारा बनाना है तो मेरे पास sin थीटा है, तो यहाँ कौन होना चाहिए? cos थीटा। यहाँ cos ओमेगा t, तो यहाँ कौन होना चाहिए? sin थीटा। तो sin ओमेगा t को छोड़ के जितना होगा मैं cos लेट कर लूंगा, यहाँ cos ओमेगा t को छोड़ के जितना होगा मैं sin लेट कर लूंगा। तरीका भी समझ में आ जाएगा कि लाइन पे ना हो। अभी याद आया, समझ लो। a1 प्लस a2 cos phi को तो आप लेट कर लो r cos थीटा, और a2 sin phi को लेट कर लो r sin थीटा। अब समझो क्यों लेट, r क्या है? r है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का। a1 a2 दोनों वेव के अलग अलग एम्पलीट्यूड से r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। sin ओमेगा t था, मैंने यहाँ का cos रख दिया, यहाँ cos ओमेगा t है, अगर यहाँ sin रख दिया तो sin a cos b प्लस cos a sin b बन जाएगा। तो sin a प्लस b की इक्वेशन बन जाएगी। ये की स्टेप है, यू हैव टू लर्न इट। cos रखने का स्टेप दिखा दूं कैसे? हां मतलब समझो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। y इक्वल r cos थीटा इनटू sin ओमेगा t प्लस r sin थीटा इनटू cos ओमेगा t। r कॉमन ले लो, तो ये लिख दूंगा मैं sin ओमेगा t cos थीटा cos ओमेगा t sin थीटा। लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा बताओ? क्या है? sin a cos b plus cos a sin b लिखा हुआ है।
हाँ या ना बताओ पक्का? तो y इक्वल मेरे पास क्या हो गया r sin ओमेगा t प्लस थीटा। दो इक्वेशन लेके चले थे, दोनों इक्वेशन सुपरइम्पोज हो गई सुपरइम्पोज। अच्छा अब मुझे एम्पलीट्यूड में रिलेशन बनाना मैं वो आपने a1 plus a2 cos ये रियलाइज कर रहे हैं। इस वजह से मतलब ऐसे ऐड कर लिया यहाँ पे हाँ ऐड कर लिया। आप समझा ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे r चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एम्पलीट्यूड्स गिवन होगा, r पूछेगा, इंटेंसिटी पूछेगा, तो वो सारी चीजें आपको निकालनी है। तो अगर वो चीजें निकालनी है तो इसे कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दिख रही है क्या? r निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम, अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूं तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा a1 प्लस a2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस a2 सॉरी पाई है ना, प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर इक्वल r cos थीटा का स्क्वायर r sin थीटा का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो सकता है, प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई ये भी हो सकता है, इक्वल। अच्छा यहाँ पे अगर तुम थोड़े से समझदार हो, मैं मान लूंगा तुम्हारी समझदारी है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा, r स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं सिंपल r स्क्वायर लिख दूं, मेरा फायदा है तो बोर्ड पे चला करूंगी। तो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, a2 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लो, cos स्क्वायर पाई प्लस sin स्क्वायर पाई बीच वाले में 2 आ रहा है प्लस 2a1 a2 cos पाई इक्वल r स्क्वायर। ये 1 होता है। अगर मैं r स्क्वायर यहाँ रोकूं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई बन सकता है। तो क्या r इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई बन सकता है। हाँ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दो वेव्स का। अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड गिवन है, किसी एंगल से वेव्स जुड़ी हैं, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का पाना होता है। नोट करो इसको फटाफट। कर लिया? तो तुमने रिजल्टेंट ये निकाल लिया। अब दो बातें और समझो। अब एम्पलीट्यूड निकाल लिया, दूसरा हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन हमने पढ़ा था वेव्स में, कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसको याद है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड में। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है दोबारा रट लो। कि आपने ये पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जिसको भी याद है ठीक, नहीं याद तो ये आपको रखना है। आई प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अगर आई प्रोपोर्शनल करूंगा तो क्या मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो क्या आई इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, इक्वल लगा दो, के इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो। एक को आर बचेगा तो आई इक्वल आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है अभी? आर स्क्वायर का जगह ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई cos पाई निकाली है। निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करो, k के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी कैसे? वन ही तो होगा ना। k1 स्क्वायर प्लस ka2 स्क्वायर प्लस 2ka1 a2 cos फाई। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि i इक्वल के आर स्क्वायर है तो के a1 स्क्वायर क्या होगा? i1 पहले वाली की इंटेंसिटी। क्या? के a2 स्क्वायर क्या होगा? दूसरा वाले
I2 होगा भाई। तो यहाँ से I इक्वल ये क्या बना I1 पहले भी इंटेंसिटी I2 बात समझ में आ रही नहीं आ रही पहले बताओ। यहाँ थोड़ा फंस हो गए I1 स्क्वायर तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर लिख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। देखो k बाहर था, अंडर रूट के अंदर मैंने k into k लिख दिया, a1 बाहर था उसका स्क्वायर लिख दिया, a2 बाहर था उसका स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट के अंदर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ से i इक्वल क्या आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos पाई आएगा नहीं आएगा नहीं cos पाई नहीं है ऊपर, cos पाई बाहर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दो सीधी सीधी बातें आपको समझ में आ गई कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो मैं निकालूंगा r इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos पाई। इंटेंसिटी निकालनी होगी हाँ नेट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी अगर I निकालना होगा तो मैं निकाल लूंगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos पाई। दो फॉर्मूले मिल गए फटाफट समझ में आ गया, छापो जल्दी से। अब कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की निकाल लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव की निकाल लेते हैं। भैया चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले आ गई पिछली वाली रोका है उसमें, करो हो जाएगा। प्रैक्टिस करने पे होती है, फिजिक्स जाके घर पे पढ़ा करो, प्रॉपर नोट्स बनाया करो, काम करोगे तभी होगा है। कीबोर्ड चालू हो गया। अच्छा एक बात तो ये वाला माना देखा है नहीं, पाथ डिफरेंस इक्वल फेज डिफरेंस इनटू वेवलेंथ अपॉन 2 पाई। देखा है है ना? हाँ देखा देखा लग गया। तो ध्यान रखोगे डेल्टा p इक्वल पाई अपॉन 2 पाई इनटू लैम्डा। अब यहाँ से चीजें अब बननी शुरू, अभी तक तो मैंने जनरल चीजें कराई हैं। जनरल चीजें मतलब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिफाइन नहीं कर रहा है, जनरल किसी के लिए बन सकता है। अब आप कंस्ट्रक्टिव की इंटेंसिटी निकालो, मतलब कंडीशन निकालोगे और डिस्ट्रक्टिव की निकालोगे। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंडीशन किसके लिए निकाल लो बेटा? कंस्ट्रक्टिव के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो निकल कल आए थे तुम, बताओ जरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? ये जहाँ पे दोनों सोर्स की लाइटें मिलती हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी है ना? ट्रस्ट क्रस्ट से क्रस्ट से ट्रस्ट से ट्रस्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा अगर मैक्सिमम हो जाती थी तो सबसे पहले चलो मैं इंटेंसिटी की इक्वेशन ही लिख देता हूँ। हमारे पास ये बातें हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos पाई। इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। दूसरा है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos पाई। सही है? वो यूनिट में देगा, जिस यूनिट में देगा बोल के देगा कि इंटेंसिटी है। अब इसमें तुम चेंज क्या कर सकते हो? I1 I2 या cos थीटा? cos थीटा ही चेंज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 है। cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 0 पे होती है। हाँ सही बात है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। 0 2 पाई भी हो सकती है, 2 पाई। हाँ 4 पाई भी हो सकती है। हाँ चल भी नहीं, इवन पाई। इवन नंबर में पाई हो सकता है। हाँ या ना? अब ये बात तो आगे हो गया समझ। cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। हाँ तो +1 उसकी मैक्सिमम और मुझे निकालनी है कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 0 पे देगा, 2 पाई पे देगा, 4 पे हो सकती है।
अब बेटा अगर ये हो सकता है तो पाथ डिफरेंस क्या आ सकता है? यहाँ पे रखो वैल्यू, पाई के लिए सबसे पहले 0 रख के देखो, 0 लैम्डा 0 0 आएगा। हाँ 2 पाई रख के देखो, 2 बाई तो लैम्डा 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। हाँ यहाँ 4 पाई रखो, 4 बाई 2 बाई लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगा। हाँ 2 लैम्डा एल चलता रहेगा हाँ। तो nth क्या आ जाएगा? एल लैम्डा। तो सबसे पहली कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एल लैम्डा होता है। बेटा ये रट लो, यहाँ से न्यूमेरिकल इतना बढ़िया मिलेगा तुमको 2 से 3 नंबर में, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा न्यूमेरिकल, तुम्हें बड़ा मजा सा आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है? एल लैम्डा होता है। तो सोचो यार आर मैक्सिमम क्या आया होगा? आर मैक्सिमम क्या आया होगा बताओ? आर मैक्सिमम आया होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई तो 1 हो गया। ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? a1 plus a2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट खत्म। तो आर मैक्स मेरे पास क्या मिल गया? a1 प्लस a2। देखो ये कल भी मैंने वे में बताया था, ऐड होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बताया था। आई निकाल लो यार, आई ये दो एक कंडीशन ये भी मिल सकती है। ये है कंडीशंस। आई मैक्सिमम क्या आ सकता है? यहाँ रखो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई 1 हो गया। ये क्या लिखा हुआ है बता दो कोई बच्चा? हाँ भैया देखो देखो देखो, अंडर रूट I1 plus I2 also। अरे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। भाई अगर मैं लिखूंगा तो इसको अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। तो ये I मैक्स आपके पास मिलेगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा पहले बता दो, पक्का? तो ये कंडीशन नोट कर लीजिए, इसकी 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 तो और कर लिया। अब इसको नोट करने अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस। तो डायरेक्टिव कंडीशंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इतना ही मिटाना पड़ेगा मुझे यार, बाकी यहाँ से मिटा दूँ। क्या निकाली? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है बताना जरा। जहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती थी? मिनिमम होगी। तो मिनिमम में कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1 90 कितनी हो सकती है? -1। अच्छा हाँ, 0 से खत्म है। तो कॉस में -1 किसकी वैल्यू होती है? 180। वाह, जहाँ से भी आया बढ़िया आया, सुनो ना, गुड। तो इसमें कह रहा हूँ मैं गुड क्लास 12 के हैं ये। पाई अगला क्या होना चाहिए? 3 पाई। अगला क्या होना चाहिए? 5 पाई। ऐसे चलना चाहिए। ये बात तो जानते हो यार। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो, पाई की जगह पाई रखो, कितना आया? पाई से पाई कट गया, लैम्डा बाई 2 आया। 3 पाई रखो, क्या आएगा? 3 लैम्डा बाई 2। 5 पाई रखो, 5 लैम्डा बाई 2। nth क्या आएगा बताओ? ए पी निकालनी तो आती है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, है ना? तो डेल्टा पी क्या आ गया आपके पास? यहाँ समझ में आ जाएगा, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ बहुत बढ़िया। तो डेल्टा पी इक्वल 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, कितना होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? आर मिनिमम निकालूंगा। तो यार पढ़े लिखे हो तो मैं सीधा लिखे दे रहा हूँ। आर मिनिमम आना चाहिए a1 माइनस a2 और आई मिनिमम आएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। वहां प्लस एक्स्ट्रा यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा हाँ भाई, ठीक है, एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगा है, मॉडुलस लगा है। वो मॉडुलस है। मॉडुलस है। हाँ, विड्थ ऑफ स्लिट्स अगर निकालनी हो तुमको, ये न्यूमेरिकल बसता है, तो विड्थ ऑफ स्लिट्स डायरेक्ट आप पढ़ोगे W1 by W2। विड्थ का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी जितनी दूर तक जा सकती है। तो I1 अपॉन I2 या
a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद वो जो नीचे से होल होते हैं वो स्लिट्स स्लिट्स को s1 s2 जो थे वो जो width स्क्वायर अगर हुआ ना। हाँ याद आ गया तुमको। तो अगर width of this इंटेंसिटी से लाइट तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी है उतना ही तो खुला होगा। ये सोचो भाई, मैं कह रहा हूँ विड्थ इतनी है हाँ, तो इतनी तो लाइट light है। इंटेंसिटी इतनी तो जा रही होगी। नहीं आया समझ? आगे आ गया तुम समझदार है यार। एक एंगुलर फ्रिंज पे कभी तो वो होता सब आएगा, टेंशन ना लो। आज सब करा के इसी क्लास में भेजूंगा, करा के पूरा, चाहे जो कुछ हो जाए। कर लिया? आज इसी लेवल में न्यूमेरिकल नहीं करा रहा अभी, केवल थ्योरी कराऊंगा। डालेटिंग डालो एक्सप्रेशन फॉर ये बता दो सब। हां ये जो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्रिंज विड्थ हमको निकालनी है इंटरफेरेंस के केस में। पहली बात तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो पॉइंट यहाँ पे सिखाए जाएंगे वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से काम होना है। मान लो ये एक फ्रिंज विड्थ क्या है? एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ की। दो फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन निकालो। एस सोर्स चलाता है, कल की बात ध्यान करो, ये कुछ पढ़ा था ऐसा? S1 S2 N L M N। सेंट्रल पे ब्राइट बनती थी, याद आया? हाँ उसके ऊपर नीचे इसको डाल O पॉइंट मान, यहाँ ब्राइट बने। ये रोड बन गई। पहली बात तो कुछ बातें सीख लो पी के ऊपर और रट्टा मार लो। O पॉइंट मान लो इसको, कुछ चीजें रटो। ये क्या थी? स्क्रीन। क्या ये? स्क्रीन। ये क्या है? स्लिट्स। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी। लिस्ट रीजन वाली कैपिटल डी। लिस्ट रीजन हाँ, अरे खराब है ना स्क्रीन और स्प्लिट बात समझ में आ रही? स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? कैपिटल डी। दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। अच्छा दोनों के साथ S1 S2 के बीच की डिस्टेंस होती है छोटा डी, ऐसे समझ लो, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए अच्छे इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेयर करने वाला जितना तुम्हारे पास होगा तो इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़िया होगा। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस क्या आई? स्मॉल डी। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी? कैपिटल डी। ये बात समझ में आ रही है? ये डी कैपिटल डी ज्यादा होगा तभी में अच्छी बनेगी, पास होगा तभी में अच्छी बनेगी। वो सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ये ज्यादा दूर होगा तो अच्छी इमेज बनेगी, ये पास होगा तो अच्छी इमेज बनेगी। ज्यादा होगा तो अच्छी भी बनेगी। इमेज में ही है, यहाँ पे फ्रिंजेस है। अरे मतलब बात वही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अरे अगर प्रोजेक्टर दूर है तो एक बात तो मुझे बता दो, ये सोर्सेस अगर पास पास है तो इनके कट पॉइंट्स तुमको ज्यादा शार्पली मिलेंगे, दूर दूर है तो कट पॉइंट शार्पली मिलेंगे। पास पास है। तो बस समझ नहीं, जाओ। स्क्रीन अगर दूर है तो हाँ, तो स्क्रीन जितनी दूर, पर्दा अगर दूर होगा तो ज्यादा चीजें अच्छे से देखोगे ना। हाँ नहीं समझ में आया? आ गया बड़ा जितना ज्यादा स्क्रीन दूर होगा वहां से ज्यादा ठीक। बात समझ में आ रही है? मान लो ये P पॉइंट है जहाँ पे कोई फ्रिंज बनती है। मान लो यहाँ पे एक फ्रिंज बन गई, P पॉइंट है। सेंट्रल से जहां पे फ्रिंज बनती है उस डिस्टेंस को कहते हैं x। क्या कहते हैं? x। तो ये एक लाइट तो चली होगी S1 से, एक लाइट चली होगी S2 से।
तो सबसे पहले निकालते हैं पाथ डिफरेंस कितना आया होगा। पाथ डिफरेंस आया होगा S2P माइनस S1P। हाँ या ना बता दो भैया। लाइट S2 से चली, लाइट S1 से चली, किसको ज्यादा चलना पड़ा? S2 को। तो और किसको कम चलना पड़ा? S1 को। तो दोनों को माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा कितना है। ठीक, अब मैं P एक पॉइंट है। P इसे वो दूसरा लग रहा होगा, प्रेम का चौड़ा देगा नहीं बेटा। हाँ। इसका नाम दे दो M। अब कह देना M क्या है? M दे रखा ना उसमें। इसका नाम दे दो N। अरे हटाओ यार, इसको दो, इस मत दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंसेस मान ली। ये अगर सेंट्रल पे था तो ये होगा d/2, ये भी होगा d/2, होगा नहीं होगा? हाँ होगा। अगर इतना d/2 है तो इतना कितना बचा? x माइनस d/2 बचा ना? बचा। और यहाँ से ये कितना आया? D x प्लस d/2। भाई इतना तो x है और ये d/2 है। तो डिस्टेंस समझ में आ गई नहीं आ गई? पहले बता दो। मार्किंग समझ में आ गई? आ गई। मार्किंग समझ में आ जाएगी तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। आ गई। सबको आ गई? एक एक लाइन समझ में आ गई? देख लो तभी आगे चलो। आ गई। इन ट्रायंगल PS1M देखो, इन ट्रायंगल PS1M यूजिंग पाइथागोरस PS1 का स्क्वायर क्या आएगा? S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर आएगा। मतलब कुल मिला के PS1 का स्क्वायर इक्वल आएगा, ये क्या S1M D। PM क्या है? x माइनस d/2 होल स्क्वायर। x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो 90 डिग्री में PS1 को या S1P को एक ही बात है। लो यार तुम फिर कहोगे सर उल्टा क्यों कर दिया। S1P क्या आ जाएगा? t स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा नहीं आएगा? भाई इसका स्क्वायर हटाया है, आ गया अंडर रूट लग गया। बाइनोमियल तुमने ध्यान किया था तो तुमने पढ़ा था 1 प्लस x की पावर n होना चाहिए, तो 1 प्लस nx हो जाता है। कई जगह तुमने यूज किया है फिजिक्स में। इसके लिए कंडीशन क्या पड़ी थी आपने कि फर्स्ट टर्म कितना होना चाहिए बेटा? 1। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? d क्या करना पड़ेगा मुझे? कॉमन लेना पड़ेगा। तो पूरा d स्क्वायर कॉमन ले लो। S1P मेरे पास d स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंडर रूट से बाहर कितना निकल के आएगा? d। भाई n सबसे पहले क्या कॉमन लिया? d स्क्वायर। उसका अंडर रूट चढ़ गया तो d स्क्वायर का अंडर रूट क्या आया? d। तो d कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? यहाँ पे 1। कितना बचा? 1। यहाँ 1 अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर की पावर। अब इस पे बाइनोमियल यूज करो, एक एक लाइन समझना। इस पे बाइनोमियल यूज करो। अगर मैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिख दूं, बाइनोमियल तो 1 प्लस S1P क्या हो जाएगा? D 1 प्लस पावर आगे आ जाती है ना, 1 प्लस 1/2d स्क्वायर x माइनस d/2 का। क्लियर? बता दो पहले, हाँ या ना बता दो। समझना क्या है? हाँ आ गया हूँ। सिमिलरली भगवान ने बड़ा बढ़िया वर्ड बनाया है। लक्ष्य सिमिलरली का एक मतलब बताऊं? भगवान दुनिया बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दुनिया। तो सबकी शेप अलग अलग थी, सबकी एक शेप अलग अलग थी। बनाते बनाते थक गए। एक ऐसा देश आया जहाँ कॉपी पेस्ट मार दिया। अब तुम देश का नाम जानते हो क्या है? चाइना। हाँ, तो सिमिलरली है वहाँ कॉपी पेस्ट। तो ऊपर वाले ने बढ़िया कॉपी पेस्ट। तो इन ट्रायंगल PS2N क्या करो बेटा? कुछ कह रहा है? बोलो बोलो। कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चले जाएगा। PS2N S2P कितना आएगा बोलो? D 1 प्लस 1/2d स्क्वायर x प्लस d/2 होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बताओ? भाई इस ट्रायंगल में ये x माइनस d/2 था,
बस x प्लस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में x प्लस हो गया, बाकी तो सब कुछ वही है। हाँ हाँ इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा p। माइनस कर दो तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा s2p माइनस s1p। s2p क्या है, ये d1 प्लस 1/2d स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d1 प्लस 1/2d स्क्वायर x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। आया नहीं आया? यहाँ से पूरे से d कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2d स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/2d स्क्वायर x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1/2d स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। बोर्ड में जगह नहीं है, पहले इसको नोट करो। डायग्राम तो अभी बना रहे हो, वैसे तो नीड नहीं है लेकिन कोई दिक्कत, चलो हटाएंगे यार, समझदार हो, नोट तो कर ही लिया सब कुछ। आगे समझो, देखो यहाँ पे d स्क्वायर से d कट गया, तो डेल्टा p मेरे पास क्या जाएगा, 1/2d, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xd/2 आएगा। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2xd/t। अब ये प्लस माइनस का खेल मैंने इसलिए किया है, आगे माइनस था तो ये सारे साइन चेंज हो गए। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, d स्क्वायर से d स्क्वायर खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बहुत कुछ खत्म। डेल्टा p क्या आ गया, 1/2d हो जाएगा into xd xd 2xd, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा p क्या आ गया, xd/d। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहली बात तो ये आया। डेल्टा p कितना आ गया, xd/d। यहाँ पे सुनो, तुम तो dd करते रह जाओगे, ध्यान रख लेना, बड़ा वाला d कहाँ है, छोटा वाला d कहाँ है। जब न्यूमेरिकल पे मिलेगा दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस ये है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ये है, तो तुम कंफ्यूज होगे d कौन सा है और बड़ा d कौन सा है। तो मैं यहाँ तो याद करा दिया मैंने xd/d, लेकिन कौन सा d, कहाँ d, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा d, ठीक है। तो ये तो तुमने क्या निकाला बेटा, नीचे वाला d, पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब इसकी कंडीशन निकालोगे आप, किस किस के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे आता है। और कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा p क्या पढ़ाया है बताओ, n लैम्डा, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। हाँ पढ़ाया है। तो xd/d इक्वल कितना आया, n लैम्डा, तो x बराबर क्या आ गया, n लैम्डा कैपिटल D बाय n d लैम्डा बाय d, सही है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा p क्या पढ़ाया है, 1 माइनस 1, लैम्डा 2, ये कितना है, डेल्टा p कितना हमारे पास, xd/d, 1 d लैम्डा बाय d से d का था, d कहाँ आ गया वहाँ पे। अच्छा अब हटेगा ना, कितना है ये, x is equal to 2n minus 1 lambda capital D little d में 2d भी जाएगा small d। हाँ 2d आएगा, बहुत बढ़िया, सही है। तो ये रहे आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस डिफरेंस। अच्छा अब तुम्हें पता चलना चाहिए फ्रिंज विड्थ होती क्या है। फ्रिंज विड्थ दो कंस्ट्रक्टिव या दो डिस्ट्रक्टिव के बीच की डिस्टेंस होती है। तो लिखो फ्रिंज विड्थ में, it is the distance between two consecutive, it is the distance between two consecutive dark or bright fringes, two consecutive dark or bright fringes। ये देखो सुनो, यहाँ पे ये क्या है, ब्राइट, ये क्या है, डार्क। रटो इसको, समझो, दो डार्क या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, अरे इधर समझ लो पहले, दो ब्राइट
या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाती है। दोबारा समझो, दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैं ब्राइट की बात करूं तो xn -1 आ जाएगा, क्या कहते हो? इसमें कैसे पता चला कौन सा डल है कौन सा ब्राइट है? अरे यार कंस्ट्रक्टिव कौन होता है? ब्राइट। अच्छा वैसे पता लगा। मजे लेना लड़का मेरे साथ। मेरा फार्मूला देख के पता लग गया। हम जैसों को तो फॉर्मूला देख के पता लग जाएगा, तुम जैसों को नहीं लगेगा, तुम्हें रटना पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ की डिफरेंस समझ में आई? तो ये जो मैंने लिखा है कैसे लिखा है? nth और nth -1। मान लो n बराबर 100 है तो -1 कितना होता है? 99। 100 - 99 क्या आ गया फ्रिंज विड्थ? तो xn की वैल्यू क्या है बताओ? n d लैम्डा बाई d है। xn -1 की बता दो। n -1 d लैम्डा बाई d। तो बीटा अगर मैं d लैम्डा बाई d कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? n कोई एक नंबर है। नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ 4 5 6 कोई सी दो कंसेक्यूटिव है ना, जैसे मैं कह दूं 5th और 4th ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 5 10 -1 कितना हो जाएगा? 4। तो अपना बीटा क्या गया बताओ? d लैम्डा बाय d। ये होती है फ्रिंज विड्थ। क्या होती है? फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बाय d +1 ना हो देख लो काम क्या। ठीक है। अच्छा अगला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सिर्फ वह नहीं तो बचा ब्रैकेट। अच्छा मतलब +1 एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो आजकल यहाँ है नहीं फॉर्म में। वो अभी +1 में नोट करता है, धीरे धीरे आएगा फॉर्म में आएगा, है ना? तो आजकल तो पढ़ाई भी लग गया ना। हाँ भाई ये +1 अभी कहीं हो रहा है, अब तो देखो इंस्टा में सब माइनस कर दिया। सब माइनस कर दे। माइनस ना करो बेटा, डिसॉल्व करो। झूठ बोलना। एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? थीटा इक्वल होता है बीटा अपॉन डी। कैसे आया देखो, ये अभी तुमने एक डायग्राम पढ़ा, ये कुछ ऐसा पढ़ा है, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। S1 S2 मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये चलो एक फ्रिंज विड्थ है, इनका कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? थीटा, tan थीटा। तो बेस में कौन है? कैपिटल डी। तो अब सीधा रखो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है बीटा अपॉन डी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा कितना है? d लैम्डा बाय d, और एक d से d कैंसिल, लैम्डा बाय d। ठीक है। तो बीटा इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा बाय d। थीटा 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 होती है फ्रिंज विड्थ और थीटा होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए प्रॉपर। नोट करो इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन। हाँ नहीं, ब्राइट और डार्क, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, अच्छा हाँ एक ही बात है, या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ जब दो उसके बीच में जो एंगल बनता है फिर उसको अच्छा एक बात बताओ, अच्छा अच्छी बात है, ये जो सेटअप था पूरा ये वाला, यंग से बराबर मैं भी इस वाले सेटअप को ये S1 S2 मैं ब्राइट और डल क्या डार्क नहीं ये रहा ना। ये पूरा सेटअप है, बात को समझो। इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है? बीटा। बीटा ठीक है। इस सेटअप को मैं उठा के किसी दूसरे मीडियम में रख दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू। यहां से अगर क्वेश्चन ना बनाना तो बता देना सर आपने जो पढ़ाया था आपने गलत पढ़ाया, या तो नीट में या तो मेंस में या तुम्हारे 12th में, तीन जगह एक ना एक जगह क्वेश्चन जरूर आएगा कि फ्रिंज विड्थ एयर में कुछ है, या क्वेश्चन बना देगा। मैं तुम्हें ऐसे बताया जरूर, ये सेटअप पूरा है, इसकी फ्रिंज विड्थ बीटा है, इस पूरे सेटअप को उठा के मैं पानी में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वैसे तो 1.33 होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। तो फ्रिंज विड्थ में फर्क क्या पड़ेगा? कितना? जितना म्यू
तो फ्रिंज विड्थ को ध्यान रखना, डेल्टा बीटा डैश आ जाएगा बीटा अपॉन म्यू। बच्चे इसका जो न्यूमेरिकल करते हैं 2.5 पेज पे कर देते हैं, जाकर जाने क्या क्या निकालते हैं, सीधा याद रखना जो फ्रिंज विड्थ दे अगर किसी दूसरे रिलेटेड में इसमें डाल दिया जाए अपॉन में म्यू कर दो, वो तुमको पता है क्यों आएगा, क्योंकि लैपटॉप वगैरह चेंज होते हैं। अगर म्यू ही ना बताओ अरे म्यू क्यों नहीं देगा, तो देगा। मीडियम में डालोगे तो मीडियम में नोट करके कैसे लिखना है, जैसे क्या कैसे लिखूंगा तो फिर तुम सीधा लिख, चलो नोट पॉइंट लिखना है तो लिख लो। if the whole apparatus of YDSC वे नोट्स में भी करते हैं। ठीक है, सारा भेज दिया जाएगा तुमको। if the whole apparatus of YDSC is immersed in a liquid of refractive index mu, then the fringe width decreases to नोट कर लो फॉर्मूला, बीटा डैश इक्वल बीटा अपॉन म्यू, बीटा डैश इक्वल बीटा अपॉन ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डल मतलब क्या इमेज होगी, मतलब क्या फ्रिंज ये लिखा तो है रियोटी ब्राइट और ब्राइट डल ठीक है। ब्राइट और डल आज इतना ही, यहाँ तक इंटरफेरेंस खत्म। इंटरफेरेंस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बचा बस। इंटेंसिटी ग्राफ भी पढ़ लो, ये फंसता है इंटरफेरेंस के लिए, डाल हेडिंग डाल लो इंटेंसिटी पैटर्न या इंटेंसिटी ग्राफ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटेंसिटी ग्राफ इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी ग्राफ पढ़ना है। भाई एक बात बताओ, मान लो कि दो इंटेंसिटी है सेम एम्पलीट्यूड की है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि A1 बराबर A है और A2 भी हमारा A, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, कोहेरेंट सोर्स है इसलिए। समझ में आ गया? मीटर की वजह से होती है। हाँ, कल बताया था। हां तो कोहेरेंट सोर्स है तो भैया एम्पलीट्यूड तो सेम मिल ही रहा है। कोहेरेंट सोर्स का नाइस क्वेश्चन। और ढाई में है वो नाइस क्वेश्चन। आई मैक्स क्या आएगा? आई मैक्स का माना क्या पड़ा है? आई टू होल स्क्वायर। चलो इसको मैं कुछ और नया बनाता हूँ, इसकी जगह के A1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसकी जगह के A2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के मैंने बाहर कॉमन लिया, अंडर रूट के कॉमन लिया तो स्क्वायर बन के क्या आ गया के, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये वैसे आई थी ना, सिंपल आई थी ना, आई मैक्स थी शायद। हाँ तो आई मैक्स थी। अब तुमने थोड़ी देर के लिए क्या माना कि A1 A2 क्या बराबर है, इसकी जगह भी A और इसकी जगह भी A, कितना आया A प्लस है 2A, तो A होल स्क्वायर क्या आया 4A स्क्वायर। तो आई मैक्स आपको क्या मिला 4KA स्क्वायर, मिला नहीं मिला? आया ना, बोल दो। आई मैक्स इक्वल इतना मिल गया, तो आई मिनिमम क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ आई मिनिमम मिल जाएगा के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ए वाले बराबर थे, आई मिनिमम कितना मिला 0। एक चीज तो पता लग गई कि मैक्सिमम वैल्यू भी कांस्टेंट है और मिनिमम वैल्यू भी कांस्टेंट है। मैक्सिमम भी कांस्टेंट है, मिनिमम भी कांस्टेंट है। तो इसका जो इंटेंसिटी ग्राफ चलेगा, ये अगर ये मैक्सिमम है तो इसका जो इंटेंसिटी ग्राफ सेंट्रल पे तो मैक्सिमम होती है, डार्क फ्रिंज बनती है। ठीक है, अरे क्रिस्टोग्राफ की फॉर्म में वेव चलती है ना, तो वही है।
और अभी अभी तुमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव के लिए आया था 0 2 पाई 4 पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया था पाई 3 पाई। तो ये डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स होंगे जहां 0 बन रही है, ये डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स होंगे, और ये कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स होंगे 0 पाई पे देखो डिस्ट्रक्टिव, 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव, 3 पाई पे डिस्ट्रक्टिव, 4 पाई पे कंस्ट्रक्टिव, 5 पाई पे डिस्ट्रक्टिव। मिला? 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई पे डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा क्या? 3 पाई बाई 2 है ना। अरे बहुत था वो वो लैम्डा में ये क्या आएगा पाई, ऐसे इधर 2 पाई इधर 3 पाई बना। ये ग्राफ एक नंबर में कई बार मैंने ग्राफ देखा, ये इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम बना लो इसको, बस बेटा इंटरफेरेंस खत्म होगा। इस पे भी कुछ निकालना होता है सेंट्रल मैक्सिमम का, याद नहीं आएगा कुछ।